हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसन कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं। और जैसा कि आज छठ पूजा है, शाम को संध्या अर्घ होगा, ठीक है। और आपसे हमने वादा किया था कि दूसरा क्लास आएगा अशोक के बारे में, अशोक का दूसरा क्लास यानी सम्राट अशोक के बारे में दूसरा क्लास, वो हम दूसरा क्लास आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, ठीक है। और उसमें हमने पढ़ लिया था, क्या क्या पढ़े थे, जैसे कि शिलालेख, शिलालेख के बारे में पढ़े थे। कितने शिलालेख हैं, यानी कौन कौन से शिलालेख हैं। शिलालेख, स्तंभ लेख और क्या था, एक गुहालेख, यानी कि एक शिलालेख था, एक स्तंभ लेख था, एक गुहालेख था, ये तीन था। उसका एक जो शिलालेख था, शिलालेख में क्या क्या था, दीर्घ शिलालेख और लघु शिलालेख, ये हमने बता दिए थे। और एक था पृथक शिलालेख, तो वो भी हमने खत्म कर दिया था, उसके बारे में सारा बता दिए थे। दूसरा जो था आपका स्तंभ लेख, स्तंभ लेख जो यहाँ पे है, ये स्तंभ लेख, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। स्तंभ लेख, पिलर एडिक्ट, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पिलर एडिक्ट, ठीक है। इसकी संख्या कितना है, इसकी संख्या कितना है, इसकी संख्या 7 है। देखिए लिखा हुआ है ना, 7 है। इन स्तंभों का, इनका मतलब ये स्तंभ लेख, पिलर एडिक्ट, ठीक है। इन स्तंभों का प्रज्ञानों की संख्या, स्तंभों तथा प्रज्ञानों की संख्या 7 है। कितने हैं, 7 है। जो छह अलग अलग जगहों से मिला है या स्थानों से, पाषाण स्तंभों से मिला है। किससे मिला है, पाषाण स्तंभों से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें एक है बृहत स्तंभ लेख, ठीक है। पहला क्या है, बृहत स्तंभ लेख, यानी कि इसमें आपको यहां से देखिए बृहत स्तंभ लेख है, दूसरा नहीं, उसी का पार्ट है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बृहत स्तंभ लेख। और बृहत स्तंभ लेख में कहता है कि दिल्ली से दिल्ली से मेरठ। तो दिल्ली से मेरठ का मतलब यह है कि मेरठ से दिल्ली लाया। क्या, मेरठ से दिल्ली। देखिए इससे FST यानी कि फिरोज शाह तुगलक, ये क्या है, फिरोज शाह तुगलक। FST का मतलब फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाया। कहाँ से, मेरठ से, यानी कि मेरठ से दिल्ली लाया। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। तुगलक वंश का ये शासक था, फिरोज शाह तुगलक ने लाया, ठीक है। ये 14वीं शताब्दी का एक शासक था, ठीक है, जो FST था। कौन था, FST यानी फिरोज शाह तुगलक थे, ठीक है। टोपरा में ये सबसे अधिक प्रसिद्ध स्तंभ लेख है, यानी कि टोपरा जो है ये सबसे प्रसिद्ध स्तंभ लेख है, ठीक है। यह पहले यूपी के सहारनपुर, कहाँ, यूपी के सहारनपुर जिला के टोपरा, देखिए लिखा हुआ है ना, ये कहने का मतलब है यूपी के सहारनपुर जिला के टोपरा नामक स्थान पर गाड़ा गया। यानी कि ये स्तंभ लेख जो है, ठीक है, ये पहले कहाँ गाड़ा गया, सहारनपुर जिला यूपी का टोपरा नामक स्थान में गाड़ा गया, ठीक है। चलिए, ठीक है, आगे देखिए। एक मिनट, हाँ, ये देखिए कलांतर में फिर वही आया फिरोज शाह तुगलक। कलांतर में फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा से दिल्ली, यानी टोपरा से इसको दिल्ली लाया गया, ठीक है। किसको, टोपरा स्तंभ लेख को, ठीक है। फिर क्या आता है, फिर एक आता है आपका कलांतर में FST ने, यानी फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा से दिल्ली लाया। कहाँ आया, टोपरा से दिल्ली लाया, ठीक है। हाँ, लौरियानंदगढ़ ये कहाँ है, लौरियानंदगढ़ आपका कहाँ है, ये लौरियानंदगढ़ बिहार चंपारण में है, ठीक है। अब फिर दूसरा आइए, दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, रामपुरवा स्तंभ लेख, ठीक है। ये भी बिहार में है और कहाँ है, तो चंपारण में ही है। कहाँ है, तो चंपारण में ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। पांचवा क्या है, पांचवा है लौरिया अरेराज भी कहाँ है, चंपारण में है, ये भी बिहार में है,
आप लोग जानते होंगे चंपारण में सबसे मतलब पहला सत्याग्रह जो हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा 1917 में चंपारण में ही हुआ था। ठीक है, तो याद है ना 1917 में कब हुआ था? 1917 में 1917 में पहली बार सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा जो किया गया था 1917 में किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख जो है यह पहले कौशाम्बी में था। कहाँ था? ये पहले कौशाम्बी में थे। प्रयाग स्तंभ लेख जो था वो पहले कौशाम्बी में था। ठीक है, और अकबर ने बाद में इसे इलाहाबाद के देखिए यहाँ लिखा हुआ है इलाहाबाद के किला में रखा। कहाँ रखा? इलाहाबाद के किला में रखा। ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आ गया? ये जितने था ना 5-6, तो ये सारा 6 शायद 6 जगह से मिला है। हाँ 6 जगह से था। तो ये सब में 3 तो बिहार से है, 3 तो बिहार से है। ठीक है, 3 कहाँ से है? 3 देखिए यहाँ बिहार से है, 3 बिहार से है। ठीक है, फिर चौथा क्या चौथा कहते हैं एक ये हो गया, 2 और 3 बिहार से है। एक कहाँ है? दिल्ली टोपरा, यानी कि टोपरा से दिल्ली ले गया, एक दिल्ली वाला स्थान आ गया। और दूसरा क्या है? ये दूसरा नहीं, चौथा पांचवा, ये पांचवा हो गया। यानी कि कहने का मतलब नीचे से छठा है, लेकिन पहला एक और रह गया ना आपका। तो पहला जो है यहाँ देखिए, पहला क्या था? दिल्ली से मेरठ। तो मेरठ वाला दिल्ली मेरठ कहाँ पड़ता है? यूपी में। यूपी से कहाँ ले गया? मेरठ से दिल्ली ले गया। ठीक है, कौन? फिर दूसरा क्या है? टोपरा। ये सबसे अधिक प्रसिद्ध स्तंभ लेख है। ठीक है, ये यूपी के सहारनपुर जिला में टोपरा नामक स्थान से मिला है। टोपरा नामक स्थान से मिला है। कहां से मिला है? टोपरा नामक स्थान से। यहां देखिए, एक मिनट, टोपरा नामक स्थान से मिला है। कलांतर में एफएसटी ने टोपरा से दिल्ली लाया। कलांतर समय में उस टाइम में ये दिल्ली से टोपरा कौन लाया? टोपरा से दिल्ली कौन ले गया? तो ये एफएसटी ने ले गया, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, ये हम लोग ने समझ लिया अब। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए यहाँ पे देखिए। हाँ, अब यहाँ से देखिए, पहला बृहद था और दूसरा क्या हो गया? पहला बृहद था ना, दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया लघु स्तंभ। दूसरा क्या हो गया? हमारा लघु स्तंभ। क्या हो गया? दूसरा लघु स्तंभ। दूसरा लघु स्तंभ है। ठीक है, इसमें 2 ही है। और पहले में क्या था? शिलालेख में क्या था? शिलालेख में क्या था? दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख और पृथक शिलालेख था ना। इसमें 2 ही है। पहले हमने बृहद पढ़ लिया, बृहद पढ़ लिए, उसके बाद अब दूसरा क्या है? लघु स्तंभ है। क्या है? दूसरा लघु स्तंभ है। माइनर पिलर इडिक्ट। क्या कहते हैं? माइनर पिलर इडिक्ट। ठीक है, चलिए इसके बारे में क्या कहता है देख लेते हैं थोड़ा सा। अशोक के द्वारा राजकीय घोषणा। क्या कहता है? राजकीय घोषणा। क्या? राजकीय घोषणा के बारे में बता रहा है। अशोक के द्वारा जो राजकीय घोषणा किया जाता था तो क्या करता था? इसी मतलब ये स्तंभ पर उल्लेख है, यानी कि अशोक के द्वारा इसी लघु स्तंभ पर उल्लेख है। अशोक के द्वारा राजकीय घोषणा जिस स्तंभों पर उल्लेख है उन्हें लघु स्तंभ कहते हैं। देखिए, है ना। ठीक है, ये क्या हो गया? अशोक के द्वारा राजकीय घोषणा जो करता था वो किस पे करता था? लघु स्तंभ पर करते थे। ठीक है, उसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए, अब देखिए ये निम्न स्थानों से मिले। अब ये किन किन स्थानों से मिला है? किन किन स्थानों से मिला है? तो पहला देखिए सांची हो गया आपका, सांची हो गया। ठीक है, सांची कहाँ है? तो रायसेन जिला कहाँ पड़ता है? एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, एमपी ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। और दूसरा क्या है? सारनाथ वाराणसी यूपी में पड़ता है। कहाँ है? सारनाथ वाराणसी यूपी। कहाँ है? यूपी का सारनाथ में पड़ता है। तीसरा रुम्मीदेई है। क्या है? तीसरा रुम्मीदेई। देखिए, है ना,
तीसरा रुम्मी देवी, ये नेपाल की तराई में पड़ता है। तीसरा क्या है? रुम्मी देवी, ये नेपाल की तराई में पड़ता है। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं ना कहाँ कहाँ से क्या क्या आ रहा है। तो ये कहीं भी मिल सकता था, कहीं भी मिल जाता था, ये नहीं, क्योंकि क्षेत्रीय ऐसा था, क्षेत्रीय उतना बड़ा था उनका कि कहीं भी पहुंच जाता था, मतलब नेपाल तक पहुंच गया। सोच सकते हैं आप लोग, सोचिए कहाँ कहाँ क्या करता था। तो ये हो गया। और चौथा चलिए अब देखते हैं, चौथा क्या है? चौथा है कौशाम्बी। कौशाम्बी भी कहाँ पड़ता है? ये इलाहाबाद के निकट पड़ता है, इलाहाबाद के निकट यूपी में पड़ता है। ठीक है, ये इलाहाबाद के निकट यूपी में कौशाम्बी पड़ता है। ठीक है, और चौथा क्या है? निगलीबा। निगलीबा कहाँ पड़ता था? निगलीबा भी कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। ये सारी निगाली सागर के तट पर नेपाल में पड़ता है, देखिए है ना, नेपाल में पड़ता है। निगलीबा जो है, निगलीबा निगाली सागर नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? निगाली सागर नेपाल में पड़ता है। समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हमको बताइए, कि नहीं फिर से बताएंगे, फिर से समझाएंगे। समझ रहे हैं ना? तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, ध्यान से पढ़िए। और एसन कॉन्सेप्ट क्लासेस को इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों में, ताकि एक दूसरे से, आप लोग के माध्यम से दूसरे को इसका बेनिफिट मिले, फायदा मिले। ठीक है, और थोड़ा एक दिन लेट हो जाता है, किसी किसी दिन दिक्कत हो जाती है तो नहीं बन पाता है वीडियो। कोई दिक्कत आप लोग को नहीं, फिर हम एडजस्ट सारा चीज़ हो जाएगा, तो फिर हम आपको रेगुलर कंटिन्यू वीडियो देंगे इसी प्रकार कंटेंट के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, घबराना नहीं है, टेंशन भी नहीं लेना है। क्यों पता है? क्योंकि आपको इस चीज का फी नहीं लग रहा है, एकदम विदाउट आपको पे, विदाउट पे कोई पैसा नहीं लगेगा। इस तरह से कंटेंट लेते रहिए, पढ़ते रहिए। अभी एग्जाम भी है आपका, एनटीपीसी हो या कोई भी रेलवे का एग्जाम हो या बिहार एसएससी हो, इस सब में ये आने का संभावना आता है। ठीक है, इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है, समझे? ठीक है, बुझे ना? बुझिए, नहीं बुझिएगा तो क्या कीजिएगा, समझे? लिखिए, चलिए पढ़िए आगे। अब देखिए कुछ प्रमुख बातें हैं जो कि इस लेख से संबंधित है। किससे? किस लेख से? हैं? लघु स्तंभ लेख से। ठीक है, इसमें क्या है? चलिए एक सेकेंड, यहाँ पे क्या है? निगलीबा। निगलीबा के बारे में जो है लेख, वो कनक मुनि, देखिए यहाँ एक ये एकदम इंपॉर्टेंट है ये, कि क्या है? निगलीबा के लेख में, यानी कि निगलीबा के लेख में कनक मुनि के स्तूप से संबंध है। यानी कि कनक मुनि, निगलीबा एक लेख है। ठीक है, अभिलेख बोलिए। निगलीबा एक अभिलेख में कनक मुनि के बारे में बताया गया है। कनक मुनि का इस स्तूप से संबंध है। ठीक है, समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है रुम्मीदेई से अशोक के धर्म, यानी धर्म यात्रा। रुम्मीदेई से अशोक के धर्म यात्रा के बारे में मिलता है संबंध, मतलब पता चलता है। ठीक है, या उल्लेख मिलता है। रुम्मीदेई देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, रुम्मीदेई, एक मिनट, रुम्मीदेई। रुम्मीदेई से अशोक के धर्म यात्रा के बारे में, देख रहे हैं, धर्म यात्रा के बारे में जानने का उल्लेख मिलता है, जानने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, रुम्मीदेई को, यानी कहने का मतलब है रुम्मीदेई जो अभिलेख है उसमें उसको या रानी का अभिलेख भी कहते हैं। रुम्मीदेई अभिलेख को क्या कहते हैं? रानी का अभिलेख भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, और तो कुछ नहीं था इस पेज पे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, अब तीसरा है गुहालेख। तीसरा, जो इसमें तो दो ही था, तीसरा क्या है? गुहालेख, जो हमने बताए थे। पहले में था शिलालेख, यानी पहला हो गया शिलालेख। क्या था? पहला हो गया शिलालेख, शिलालेख लेख। ठीक है, इसमें क्या था? इसमें 3 पार्ट था, दीर्घ, लघु और पृथक। दीर्घ, लघु और पृथक। इसमें था दीर्घ, लघु और पृथक। कौन कौन सा था? दीर्घ, लघु और पृथक। समझ रहे हैं? तो इसमें हो गया। अब दूसरा में क्या था?
दूसरा में क्या था? स्तंभ लेख। क्या था? स्तंभ लेख। स्तंभ लेख में भी दो थे। क्या क्या? दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। क्या था? दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। ठीक है, तो ये दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ हमने खत्म कर लिया। तो आगे आता है क्या? आपका गुहा लेख आता है। क्या आता है? गुहा लेख। देखिए अब गुहा लेख के बारे में जानते हैं। चलिए, गुहा, ये लेख दक्षिण बिहार के गया जिला में स्थित बराबर नामक गुफाओं की दीवारों पर अशोक का लेख मिलता है। कहने का मतलब ये है कि दक्षिण बिहार के गया जिला में स्थित बराबर नामक गुफाओं की दीवार पर अशोक के बारे में लेख मिलता है। ठीक है, समझ गए? अशोक के बारे में लेख मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए, ये है मेन पॉइंट, यानी कि कहने का मतलब है कि चलिए प्रमुख तत्व, यानी कि ओहो भाई प्रमुख तत्व, ये देखिए लिखा हुआ है ना, प्रमुख तत्व यानी नोट, आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको, नोट लिख के। ठीक है, पहला क्या है? यहाँ पहला सॉरी कहते हैं, पहले अशोक द्वारा आजीविक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए दिया गया गुहादान का विवरण सुरक्षित है। किसमें? सॉरी ये क्या कहते हैं? गुहा लेख में। ठीक है, हाँ गुहा लेख में। किसमें है? गुहा लेख में। तो ये क्या कह रहे हैं? अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए दिया गया गुहादान क्या है? गुहा लेख में, मतलब इसका विवरण सुरक्षित रखा गया है, सुरक्षित है। ठीक है, अब नोट डाउन करिए आप ये प्रमुख तत्व। ठीक है, प्रमुख तत्व के बारे में। ठीक है, दो ऐसा अभिलेख, क्या है? दो ऐसा अभिलेख जो शहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा लिपि ब्राह्मी में न होकर, यानी कि ब्राह्मी में नहीं होकर, वो किस भाषा में लिखा गया? किस लिपि में लिखा गया? खरोष्टी लिपि में। किसमें? यहाँ देखिए लिखा है दो ऐसा अभिलेख, यानी कि दो ऐसा अभिलेख है, दो अभिलेख ऐसा है जो, और वो अभिलेख मतलब जो कि दो ऐसा अभिलेख शहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा। ठीक है, मानसेहरा देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मानसेहरा लिपि ब्राह्मी में ना होकर, यहाँ देखिए ब्राह्मी में ना होकर किसमें है? खरोष्टी में है। किसमें है? खरोष्टी में है। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब क्या है इसमें कुछ मेन पॉइंट या प्रमुख बातें ध्यान रखने के लिए हमने लिखा है कि अब देखिए यहाँ पे क्या है। देखिए प्लिनी कौन था? प्लिनी कौन था? प्लिनी एक यूनानी लेखक थे। कौन थे? प्लिनी एक यूनानी लेखक थे। प्लिनी कौन थे? एक यूनानी लेखक थे। अब उनके अनुसार क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख, सोच सकते हैं 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार, क्या था? 30,000 घुड़सवार तथा 9,000 हाथी था। सोचिए कितना बड़ा, सबसे बड़ा, मुझको लगता है कि सबसे बड़ा ये उनके पास सेना था। ठीक है, ये कौन कहा? प्लिनी के अनुसार। ये प्लिनी के अनुसार था, और प्लिनी यूनानी लेखक था। पूछेगा प्लिनी कहाँ का लेखक है, कहाँ से, मतलब कहाँ का निवासी था? तो ये यूनान के लेखक थे। कौन थे? यूनान से निवास करते, यानी कि यूनान इनका निवास स्थान था, यूनानी लेखक था। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या कहता है? ये प्रमुख नोट बता रहे हैं, इसमें नोट्स है, यानी कि आप ये इसके क्वेश्चन आ सकता है, इससे क्वेश्चन बन सकता है किसी भी एग्जाम में, जिसमें कि आपको जीके वगैरह पूछते हैं, जीके वगैरह का टॉपिक आता है, रहता है, और जीके तो हर जगह हर एग्जाम में है भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने 84,000, कितना? 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। क्या कह रहा है? बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। ठीक है, आगे बढ़े।
हाँ, अब देखिए ग्रीक तथा अरमाइक लिपि, यह है क्या, कहाँ से मिला है, ग्रीक तथा अरमाइक लिपि, ग्रीक और या तथा बोलिए अरमाइक लिपि, ठीक है, लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, कहाँ से, अफगानिस्तान से मिला है। अफगानिस्तान में क्या होता था, ये ग्रीक और अरमाइक लिपि जो है ये अफगानिस्तान से मिला है या अफगानिस्तान में यूज होता था, अफगानिस्तान से मिलता है, ठीक है। और खरोष्टी क्या है, खरोष्टी लिपि है, खरोष्टी भी एक लिपि है जिसका अभिलेख पश्चिमी पाकिस्तान, कहाँ से, पश्चिमी पाकिस्तान यानी कि वेस्ट पाकिस्तान से मिला है, पश्चिमी पाकिस्तान से मिलता है, ठीक है। ये क्या हो गया, खरोष्टी पाकिस्तान से, ग्रीक तथा आरमाइक अफगानिस्तान से, और चौथा ब्राह्मी है जो हमारे भारत में मिलते हैं, यानी भारत से रिलेटेड है, ये भारत में खोजा गया या भारत में यूज होता था इसका, ठीक है, ब्राह्मी लिपि का। अशोक के शिलालेख का खोज, देखिए यहाँ ये एक नंबर इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग नोट डाउन करिएगा, ठीक है। ये देखिए, ये आपको इंपॉर्टेंट नोट डाउन करिए। ये हो गया 1750 में पैंथलर ने, टी पैंथलर इनका नाम बोलते हैं, ठीक है, पैंथलर ने किया था, किसका खोज, अशोक के शिलालेख के बारे में, अशोक के शिलालेख के बारे में टी पैंथलर नामक विद्वान ने ये खोजा था, ये 1750 में, कहाँ, 1750 में, कब, 1750 में, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये है आपका, ये क्या आपका लास्ट होगा, हमको लगता है अब खत्म हो जाएगा क्योंकि द एंड लिखा हुआ है तो खत्म है, यानी लास्ट है। इसमें देखिए क्या है, इसके बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम अशोक का अभिलेख यानी पढ़ने में सफलता कब मिला और किसको मिला, कब मिला और किसको मिला, पढ़ने में सफलता कब और किसको मिला, तो आप देख सकते हैं, यानी कि क्या कह रहा है, अशोक का जो अभिलेख है सर्वप्रथम किसने पढ़ा और कब, तो सफलता मिला, ये यहाँ देखिए 1837 में किसने पढ़ा था, जेम्स किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने, किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने, कौन पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप को मिला था, जेम्स प्रिंसेप को सफलता मिली थी अशोक का शिलालेख पढ़ने में या अभिलेख पढ़ने में, ठीक है। जस्टिन के अनुसार, अब जस्टिन भी एक विद्वान थे, ठीक है, जस्टिन भी कहते हैं कि ये जस्टिन के अनुसार देखिए है ना, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के बारे में जस्टिन ने भी बताया है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के बारे में जस्टिन ने भी बताया है, क्या बताया है कि 50,000 अश्वरोही, अब सोचिए इसके पास, इनका अनुमान देखिए और उनका देखिए, प्लिनी सीधा 6 लाख बता रहा है, और ये क्या कह रहे हैं, वो पैदल सेना के बारे में बता रहे थे, तो ये 50,000 अश्वरोही यानी कि घोड़ा वाला जो इतना भी सैनिक था, घोड़े से चलता था, वो अश्वरोही या सैनिक कहता था, यानी अश्व से जो चलता था वो अश्वरोही का सैनिक कहलाता था, ठीक है। और 9,000 कितना, 9,000 हाथी था, क्या था, 9,000 हाथी था, और 8,000 रथ भी थे, कितना था, 8,000 रथ भी थे, ठीक है, 8,000 रथ भी थे, ठीक है। 8,000 रथ भी थे, सोचिए कितना बड़ा ये सैनिक रखते थे, इन लोगों के पास रहता था उस टाइम, बताइए। और एक चीज और लिख लीजिए आप लोग, ठीक है, इसको बढ़ाते हैं थोड़ा सा, इसको और थोड़ा सा लिख लीजिए, ये द एंड को ख़त्म करते हैं क्योंकि ये ना अभी कुछ जो है हम बता देते हैं आपको, लिख लीजिए। कहने का मतलब है कि जो आप ना एक था कि क्या था कि स्वतंत्र रूप से
जो वैश्यावृत्ति करती थी या करते थे उनको वैश्यावृत्ति अपनाती थी, सॉरी लिखिए यहाँ पे अपनाती थी, वैश्यावृत्ति अपनाती थी लिखिए यहाँ पे वैश्यावृत्ति अपनाती थी। जो महिला स्वतंत्र, कहने का मतलब है जो महिला स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति अपनाती थी उनको क्या कहलाता था जानते हैं? बताइए आप लोग, क्या कहता था बताइए तो। उनको क्या कहते थे? रूपा जीवा कहलाते थे या कहते थे, कहलाती थी। ठीक है, रूपा जीवा कहलाती थी, ठीक है। और मौर्य वंश के अंतिम शासक के बारे में बताइएगा। आप लोग जानते हैं मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था बताइए, लिखिए। मौर्य वंश का अंतिम शासक लिखिए, बताइए आप लोग। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। आप क्या लिखते जानते नहीं हैं? बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था। कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जो कि आप कह सकते हैं कि ये मतलब इनकी हत्या हो गया था पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। कब? तो 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग द्वारा इनकी हत्या कर दिया गया था। मौर्य वंश का ये अंतिम शासक था, तो इसका हत्या कौन किया था? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, और कब किया था? 185 ईसा पूर्व। ठीक है, कब किया गया था? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बृहद्रथ का हत्या 185 ईसा पूर्व में कर दिया गया था। किसके द्वारा? पुष्यमित्र शुंग द्वारा। ठीक है, और इसी पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया। कहाँ पे? मगध में। कहाँ पे? मगध में। तो इसी शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग ने ही शुंग वंश की स्थापना किया। कहाँ? शुंग वंश की स्थापना किया मगध पर। शुंग वंश किसने किया था? शुंग वंश की स्थापना शुंग वंश की स्थापना किया मगध पर। ठीक है, ये हो गया आपका अब द इंड। ये इंड हो गया अशोक के बारे में। ठीक है, अशोक के बारे में द इंड हो गया, खत्म। एक मिनट। हाँ, ये हो गया आपका आज का क्लास हो गया खत्म। और प्लस अशोक के बारे में भी हमने 2 क्लास में सोचे थे, 2 क्लास में बन भी गया। और आप लोग इसी तरह वीडियो को सपोर्ट करिए, वीडियो बनाने में मदद करिए। कि आप लोग सपोर्ट करिएगा, ऐसे सपोर्ट करिए कि हमको मोटिवेट हो बनाने में, वीडियो बनाने में सक्षम हो, कि आप लोग को इस तरह से कंटेंट मिलते रहे।
और बना के हम लोग वीडियो आप लोग को देते रहें, ठीक है। तो चलिए आज क्लास यहीं तक रखते हैं, बाद बाकी नेक्स्ट क्लास जो भी होगा आगे हम, अब देखिए क्या है ना, एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, जैसे ये कंटेंट हमने दे दिए, ठीक है, आपने पढ़ लिया, देख लिया, रिवाइज कर लिए, अब इसका हम सोच रहे हैं ना कि आप लोग के लिए एक मतलब ऑब्जेक्टिव लाएं, ठीक है, चाहे वो जितना भी इस टॉपिक का होगा, जितना भी मौर्यवंश से संबंधित होगा, अशोक से संबंधित होगा, जो भी है, जितने भी इसके बारे में है, उसके बारे में हम सोच रहे हैं कि एक ऑब्जेक्टिव यानी कि लाया जाए, और आपको 4 ऑप्शन के साथ आपको लाया जाएगा, आप उस पर प्रैक्टिस करिए और सेट की तरफ होगा जो आप लोग दे सकिएगा, और 150 जितना भी क्वेश्चन होगा हम उसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं हमको कमेंट करिए, और विशेष ये है, आग्रह है कि आप लोग से हाथ जोड़ के आग्रह है, विनती है कि आप इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए, जल्दी से जल्दी हमको थोड़ा सा मतलब सपोर्ट करिए, ताकि हम आपको इस प्रकार से वीडियो बना के देते रहें, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, बाय।